शिक्षावाणी कार्यक्रम के अंतर्गत मैं नवीन गहलोत आप सभी नन्हे मुन्ने बच्चों का स्वागत करता हूं। आज हम बहुत ही ज्ञानवर्धक और रोचक जानकारी प्राप्त करेंगे जो हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों, आज का पाठ प्रारंभ करने से पहले हम सुनते हैं यह प्यारी सी कविता। स्वस्थ बने हम, स्वस्थ रहें हम, रोगों से ना ग्रस्त रहें हम। अच्छा सोचें, अच्छा खाएं, चिंता को हम दूर भगाएं। रहना है घर रोगों से दूर, फल सब्जियां खाओ भरपूर। चबा चबा के खाओ जरूर, चमकेगा चेहरे का नूर। योग को ही अपनाया करो, खा के टहलने जाया करो। साफ सफाई का रखो ख्याल, ऐसे रखो अपनी देखभाल। तो कैसी लगी बच्चों आज की ये कविता? आशा है बहुत अच्छी लगी होगी। बच्चों, अब हम प्रारंभ करते हैं आज का पाठ जो हमारी कक्षा 5 हिंदी की पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, जिसका नाम है स्वस्थ तन सुखी जीवन। तो मैं आपको पहले बताता हूं। शाम का वक्त है। तोशी, बिट्टू और हनी मोबाइल पर गेम खेल रहे हैं और उनके दादाजी आंगन में मुड्डे पर बैठे हुए हैं। दादाजी लगातार बच्चों को अपने पास बुला रहे हैं, लेकिन बच्चे मोबाइल में गेम खेलने में व्यस्त हैं। तभी उनकी माँ, जिनका नाम सुषमा है, उनके पास आती है और डांटते हुए बोलती है, अरे क्या मिल जाएगा तुम्हें इन मोबाइल के खेलों से? दिन भर मोबाइल में घुसे रहते हो। तनिक दादाजी के पास भी बैठा करो, वो आपको काम की बातें सिखाएंगे। अरे मोबाइल से याद आया, बच्चों आप ये तो जानते ही होंगे, वर्तमान समय में शिक्षा विभाग द्वारा स्माइल कार्यक्रम, शिक्षा वाणी कार्यक्रम, शिक्षा दर्शन, विद्यालय प्रसारण जैसे कार्यक्रम चल रहे हैं। यह सभी कार्यक्रम आप मोबाइल के माध्यम से ही देख रहे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है, ज्यादा समय तक मोबाइल देखने से हमारी आंखों पर प्रभाव पड़ता है, वह कमजोर हो जाती है। इसीलिए कम से कम खेलने के लिए तो हमें मोबाइल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैसे कि तोशी, बिट्टू और हनी कर रहे हैं। तो मिली ना बच्चों एक सीख आपको। अब आगे देखते हैं हम इस पाठ में क्या होता है। जैसे ही मम्मी ने बच्चों को दादाजी के पास जाने के लिए बोला, तो तोशी ने कहा, मम्मी जी आप सही बोल रहे हैं। दादाजी हमें कहानियों के माध्यम से अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। कल भी उन्होंने हमें बहुत ही प्रेरणादायक बात सिखाई थी। सभी बच्चे दादाजी के पास आकर बैठ जाते हैं। इतने में खुशी और अन्नू भी वहां आ गए, जो उनके किराएदार के बच्चे थे। उन दोनों के हाथ पैर बहुत गंदे थे, लेकिन ये क्या, दादाजी ने जैसे ही उनको देखा उनकी भौहें तन गई और वह नाराज हो गए और सबको समझाते हुए कहने लगे, बुरी बात है गंदगी, अच्छी बात है सफाई। गंदगी बीमारी लाती है और सफाई हमें बीमारियों से बचाती है। दादाजी की बात को सुनकर खुशी और अन्नू दौड़कर गए और हाथ पांव धोकर वहां पर आकर बैठ गए। दादाजी बहुत खुश हुए और उन बच्चों को शाबाशी देते हुए कहा, हमें साफ सफाई रखनी चाहिए, इससे हम बीमार नहीं होते हैं और हमारी तबीयत भी ठीक रहती है। दादाजी बच्चों को बताते हैं कि हमें हमारे आसपास के वातावरण को भी साफ सुथरा रखना चाहिए, जिससे हमें खुशी मिलती है, हमें अच्छा लगता है, हमें रात को अच्छी नींद आती है, जिससे हम सुबह तरोताजा उठते हैं। दिन भर हम चुस्त रहते हैं, हमें किसी कार्य को करने में आलस भी नहीं आते हैं। दादाजी की बात सुनकर बिट्टू ने कहा, बिल्कुल सही कहा दादाजी आपने, हमें खाना भी बहुत अच्छा लगता है। हाँ बिट्टू, तुमने बिल्कुल सही कहा, इससे भोजन आसानी से पचता है
और जब भोजन अच्छे से पचता है तो भूख भी समय पर लगती है। मतलब हमारा पाचन तंत्र अच्छे से काम करता है। बच्चों, यदि हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, हमें भूख भी नहीं लगती है और दिन भर चुस्ती छाई रहती है। हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, उदासी हमें घेर लेती है और दिन भर आलस आते रहते हैं। किसी काम में मन भी नहीं लगता है। एक और बात बच्चों जो बहुत काम की है, हम साफ सुथरे रहें तथा अपने शरीर को साफ रखें। क्योंकि बच्चों, आप लोगों को मालूम होगा कि जब हम काम करते हैं या दौड़ भाग करते हैं, खेलते हैं, तो हमारे शरीर से पसीना निकलता है। और आपको पता है, दिन भर काम करने से धूल के कण हमारे शरीर से चिपक जाते हैं, जिससे हमारी त्वचा के रोम छिद्र बंद हो जाते हैं, जिससे हमारे शरीर में बदबू आने लगती है। दादाजी की बात सुनकर हनी मुंह बनाते हुए बोलता है, बिल्कुल सही कहा दादाजी आपने, पसीने से तो बहुत बदबू आती है। हाँ तो बच्चों, अब तुम क्या ध्यान रखोगे? तो बच्चे बोलते हैं, दादाजी हम नहाते वक्त अपने शरीर पर जमे मेल को हाथ से या कपड़ों से रगड़कर साफ करेंगे और सुबह उठते ही सोने से पहले अपने दांत भी साफ करेंगे। हर रविवार अपने नाखून काटेंगे, क्योंकि नाखून में भी गंदगी जमा हो जाती है जो खाना खाते समय हमारे पेट में जा सकती है। खाना खाने से पहले और बाद में तथा शौच के बाद हमें हाथ धोने चाहिए। अच्छा दादाजी, सब बच्चे एक साथ बोलते हैं। एक बच्चा बोला, शरीर को साफ रखना चाहिए, पर हमें कपड़े भी धुले हुए साफ सुथरे पहनने चाहिए। गंदे कपड़ों में भी कीटाणु हो सकते हैं, उनमें से भी बदबू आती है और पूरे शरीर में खुजली हो सकती है। अतः हमेशा स्वच्छ धुले कपड़े पहनने चाहिए। दादाजी, हमें घर भी साफ सुथरा रखना चाहिए। कौन बोलती है बच्चों? सुषमा जी, जो दादाजी की बहू है। दादाजी बहू की तारीफ करते हुए कहते हैं, हाँ बहू, आपने तो इस बात पर अच्छे से अमल कर रखा है। तुम सुबह उठते ही पूरे घर का झाड़ू लगाती हो, दीवारों की धूल साफ करती हो, पूरे घर में पोछा लगाती हो। दादाजी बच्चों को समझाते हुए कहते हैं, बच्चों, घर के आसपास सफाई रखनी चाहिए। सफाई नहीं होने से नालियों में कीचड़ जमा हो जाता है, जहां कीटाणु पैदा होते हैं, मच्छर पैदा होते हैं और इन्हीं कीटाणुओं से बीमारी फैलने का खतरा रहता है। बच्चों, कई बार आपने देखा होगा कि मच्छर के काटने से हम बीमार हो जाते हैं। इसीलिए हमें अपने घर और घर के आसपास सफाई रखनी चाहिए। बच्चों, हमारे स्वास्थ्य के लिए खुली धूप, हवा बहुत जरूरी है। हमें सुबह सुबह पार्क में घूमने के लिए जाना चाहिए ताकि शुद्ध व ताजा हवा प्राप्त हो सके। और हाँ बच्चों, प्रातःकालीन सूर्य की किरणें जब हमारे शरीर पर पड़ती है तो उससे हमें विटामिन डी प्राप्त होता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विटामिन डी से हमारी हड्डियां मजबूत बनती है। अरे, मैं एक बात तो बताना ही भूल गया। दादाजी बोलते हैं, आप जब छोटे थे तब आपने एक कविता सुनी ही होगी। बताओ कौन सी? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। हाँ सुनिए दादाजी, सुनिए सुनिए। तो तोशी, तुम बताओ मैं किसकी बात कर रहा हूं? तोशी ने कहा, दादाजी आप पानी की बात कर रहे हैं। शाबाश तोशी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें शुद्ध हवा के साथ शुद्ध पानी भी पीना चाहिए, जो हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। पानी को हमेशा छानकर पीना चाहिए। इतने में तोशी दादाजी की बात का
समर्थन करते हुए बोली, दादाजी दादाजी, हमारे गुरुजी ने बताया था कि गंदा पानी पीने से हम बीमार पड़ जाते हैं। बिल्कुल सही कहा तोशिया आपने। हमें बहुत सारी बीमारियां तो केवल अशुद्ध पानी पीने से ही हो जाती है। इसीलिए हमें हमेशा स्वच्छ पानी ही पीना चाहिए। पानी को उबालकर या छानकर पीने योग्य बनाया जा सकता है। जब दादाजी बच्चों को अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे, तभी सुषमा जी भी वहां आई और बोली, बच्चों, अगर आपकी बातें हो गई हो तो मैं खाना लगा दूं। आप सबको भूख लग रही होगी। तभी दादाजी बोले, अरे याद आया बच्चों, एक और महत्वपूर्ण बात जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताई। तभी सभी बच्चे एक स्वर में बोले, बताइए ना दादाजी। बच्चों की उत्सुकता देखते हुए दादाजी ने बोला, बच्चों, हमारा भोजन भी शुद्ध, ताजा और पौष्टिक होना चाहिए। दादाजी दादाजी, ये पौष्टिक क्या होता है? अन्नू ने बड़े प्यार से दादाजी से पूछा। दादाजी ने फिर प्यार से अन्नू को समझाते हुए कहा, जिस भोजन में सभी तरह के पौष्टिक तत्व जैसे प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम इत्यादि हों, उसे पौष्टिक भोजन कहते हैं। इसीलिए हमें खाने में हरी सब्जियां, दाल, चावल, चपाती इत्यादि का सेवन करना चाहिए, जिससे हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सकें। और हाँ बच्चों, हमें कभी भी खाने की चीजों को खुले में नहीं रखना चाहिए। इसमें मक्खियां उन पर भिन बनाती है और गंदगी उन पर छोड़ देती है। इसीलिए हमें फल व सब्जियों को खाने से पहले उन्हें अच्छे से धोना चाहिए। कभी भी फलों को काटकर खुले में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से फल खराब हो जाते हैं। दादाजी, हमारे स्कूल में हमें डिवर्मिंग की और आयरन की गोलियां भी दी जाती है। बिल्कुल ठीक कहा बच्चों आपने। डिवर्मिंग की गोली से पेट से संबंधित बीमारियां दूर हो जाती है और आयरन की गोली से शरीर में खून की कमी को पूरा किया जा सकता है। लेकिन बच्चों, आयरन की कमी तो हरी सब्जियों जैसे पालक, मेथी, बथुआ इत्यादि से भी पूरा कर सकते हैं। बच्चों, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें कसरत भी करनी चाहिए। प्रातःकाल जल्दी उठकर हमें योग करना चाहिए, हल्के व्यायाम करना चाहिए और रोजाना कोई भी एक खेल जिसे खो खो, कबड्डी, फुटबॉल, टेबल टेनिस इत्यादि खेल खेलने चाहिए। ऐसा करने से हम बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। जब दादाजी बच्चों को ज्ञानवर्धक बातें बता रहे थे, तभी दादी जी भी वहां गए और बच्चों को बताने लगे, बच्चों, खुश रहना भी अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। हमें किसी से ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए और ना ही ज्यादा चिंता करनी चाहिए। धीरज रखना चाहिए और हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। बच्चों, आप सुन रहे थे आकाशवाणी कोटा से प्रसारित शिक्षावाणी कार्यक्रम। अब मैं नवीन गहलोत आपसे इजाजत चाहता हूं इन पंक्तियों के साथ। जीवन में असली उड़ान अभी बाकी है, हमारे इरादों का इंतहाम अभी बाकी है। अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। जय हिंद, जय भारत। कक्षा 5 के बाद अब कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए विषय हिंदी अनिवार्य से अध्याय स्पीति में बारिश की प्रस्तुति लेकर आ रही हैं आपकी अध्यापिका श्रीमती नीना त्रिवेदी और समीक्षक हैं डॉक्टर आजाद सिंह। नमस्कार प्यारे बच्चों। राजस्थान के दूरस्थ स्थानों तक शिक्षा की पहुंच बनाने हेतु राज्य सरकार की अनूठी तकनीकी शिक्षावाणी से तो आप परिचित हो ही चुके हैं। इसी शिक्षावाणी कार्यक्रम की श्रृंखला में मैं नीना त्रिवेदी आज आपके साथ कक्षा 11वीं के हिंदी अनिवार्य विषय की पुस्तक आरोह के पाठ स्पीति में बारिश पर चर्चा करूंगी। बच्चों, आप उत्तरी भारत की सीमा पर स्थित हिमालय पर्वत के विषय में तो जानते ही हैं। आज हम इसी हिमालय पर्वत के ऐसे स्थानों की सैर करेंगे जिनके विषय में आपने ना तो सुना होगा
और ना ही देखा होगा, और जहाँ पहुँचना भी बहुत कठिन कार्य है। अक्सर लोग गर्मियों की छुट्टियाँ बिताने या सैर सपाटा करने के लिए ठंडे प्रदेशों में जाते हैं और पहाड़ों पर बर्फ का आनंद उठाते हैं। इसीलिए लोग कुल्लू, मनाली, शिमला आदि स्थानों का चुनाव करते हैं, और जब वहां से आकर उन स्थानों का वर्णन करते हैं तो जिक्र करते हैं वहां की बर्फ का, पहाड़ों का, नदियों का। सामान्यतया लोग इन्हीं स्थानों को हिमालय समझ बैठते हैं, परंतु सच्चाई तो यह है कि यहाँ से तो हिमालय विस्तार लेना प्रारंभ करता है। बच्चों, हिमालय को अपनी भौगोलिक संरचना की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है: निम्न हिमालय, मध्य हिमालय तथा उच्च हिमालय। निम्न हिमालय में ही ये कुल्लू मनाली जैसे क्षेत्र आते हैं जहाँ सरलता से पहुंचा जा सकता है, पर जैसे जैसे हिमालय विस्तार लेना प्रारंभ करता है उसके साथ विस्तृत होने लगती है उसकी दुर्गमता, उसकी भयावहता, उसकी विशालता। बच्चों, आज हम जिस हिमालय का अध्ययन करेंगे वो है मध्य हिमालय। इसी की गोद में बसा है स्पीति, जो कि हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की तहसील है। आप इस पाठ का अध्ययन करके एक रोमांचक सफर का अनुभव करेंगे। रोमांचक इसलिए क्योंकि आपको ऐसे प्रदेश व लोगों के विषय में जानकारी प्राप्त होगी जो इतनी कठिन जीवन शैली में भी अपने संघर्ष व जिजीविषा को बनाए हुए हैं। जिजीविषा का अर्थ है जीवन की चाह। अब आप सोच रहे होंगे कि जब वहां पहुंचना इतना कठिन है तो वहां रहता कौन होगा, कैसे रहता होगा और क्या मजबूरी है उसकी जो वह वहीं बसा हुआ है। तो आइए आपकी इन्हीं सब जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं और पढ़ते हैं आज का पाठ स्पीति में बारिश। बच्चों, हम जब भी हिंदी के किसी पाठ का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले उस पाठ के लेखक के विषय में जानते हैं, फिर उस पाठ की शैली के विषय में जानते हैं कि वह किस विधा में लिखा है। तो इस पाठ के लेखक हैं कृष्णनाथ। लोहिया सम्मान से सम्मानित कृष्णनाथ जी का जन्म सन 1934 में वाराणसी में हुआ। ये अर्थशास्त्र के विद्वान थे और काशी विद्यापीठ में अर्थशास्त्र विषय के ही प्रोफेसर रहे। इनकी बौद्ध धर्म में गहरी रुचि थी। भारतीय तथा तिब्बती आचार्यों के साथ बैठकर इन्होंने नागार्जुन के बौद्ध दर्शन तथा सिद्धों की वज्रयानी परंपरा का अध्ययन प्रारंभ किया, जिसकी झलक इनके लेखन में स्पष्ट दिखाई देती है। इनका अंग्रेजी व हिंदी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार रहा है तथा दोनों भाषाओं की पत्रकारिता से भी इनका जुड़ाव रहा। ये जहां हिंदी साहित्य की पत्रिका कल्पना के संपादक रहे, साथ ही इन्होंने अंग्रेजी भाषा की पत्रिका मैनकाइंड का संपादन भी किया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं लद्दाख में राग विराग, किन्नर धर्मलोक, पृथ्वी परिक्रमा, स्पीति में बारिश, हिमालय यात्रा, अरुणाचल यात्रा तथा बौद्ध निबंधावली। कृष्णनाथ जी ने बौद्ध धर्म को विषय बनाकर ही अपनी रचनाओं को विस्तार दिया। इसी कारण उन्होंने हिमालय की यात्रा प्रारंभ की और उन स्थलों को खोजना खंगालना प्रारंभ किया जो बौद्ध धर्म और भारतीय किंवदंतियों से जुड़े हैं। बच्चों, किंवदंतियों का अर्थ है ऐसी बात जिसे परंपरा से सुनते आए हों या जनश्रुति। जब उन्होंने इस यात्रा को शब्दबद्ध करना प्रारंभ किया तो यात्रा वृतांत जैसी विधा गौरवान्वित हो उठी। जी हाँ बच्चों, यह पाठ गद्य की विधा यात्रा वृतांत विधा पर आधारित है। यात्रा वृतांत हिंदी साहित्य की वह विधा है जिसमें हम किसी स्थान की यात्रा का वर्णन करते हैं और यात्रा वर्णन के दौरान हम उस स्थान के इतिहास, भूगोल, संस्कृति, राजनीति व अर्थव्यवस्था का रोमांचक वर्णन करते हुए पाठक की दृष्टि में स्थान विशेष के शब्द चित्र अंकित कर देते हैं। हिंदी साहित्य के आधुनिक युग में अंकुरित इस विधा को सर्वाधिक संपन्न बनाने में डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन जी का नाम अग्रणी है। यायावरी प्रवृत्ति व बौद्ध दर्शन से अनुप्राणित सांकृत्यायन जी के लेखन का प्रभाव समगुणधर्मी होने के कारण कृष्णनाथ जी पर प्रथम दृष्टि में ही दिख जाता है। कृष्णनाथ जी के यात्रा वृतांतों में शुष्कता नहीं अपितु रस का संचार है। जब पाठक उनकी रचना को पढ़ते हैं तो वे भी लेखक के साथ मानसिक यात्रा पर निकल पड़ते हैं और जो लोग यात्रा कर चुके हैं वे भी अगर कृष्णनाथ जी का यात्रा वृतांत पढ़ेंगे तो उन्हें महसूस होगा कि उनकी पुरानी यात्रा अधूरी थी जो इनके यात्रा वृतांत को पढ़कर पूर्ण हुई है।
बच्चों, इतने सारे वर्णन के बाद हम बढ़ते हैं हमारे मूल पाठ की ओर। हिमाचल प्रदेश की सुदूर घाटियों में बसे लाहौल स्पीति जिले की तहसील स्पीति आज हमारे अध्ययन का क्षेत्र है। लेखक पाठ के आरंभ में ही लाहौल स्पीति से स्पीति की योग अयोग पर कहते हैं कि लाहौल के साथ स्पीति का योग केवल नाम में ही है। कैसे? लाहौल स्पीति, वरना भौगोलिक दुर्गमता तो इनके अयोग को ही दर्शाती है। दुर्गम पहाड़ों, अलंघ्य दर्रों और अनेक बाधाओं को पार करके ही स्पीति पहुंचा जा सकता है। सबसे पहले हम स्पीति के इतिहास को समझते हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि स्पीति अलंघ्य दुर्गम घाटियों से घिरा है और इसी दुर्गमता के कारण यह स्वतंत्र प्राय ही रहा है। स्वतंत्र प्राय से तात्पर्य है यह गुलाम होकर भी आजाद ही रहा है। लेखक कहता है कि स्पीति की दुर्गमता इसके लिए अभिशाप भी है और वरदान भी। वरदान इसलिए क्योंकि बर्फीली घाटियों व दुर्गम रास्तों के कारण यहाँ के निवासियों के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति यहाँ अधिक समय तक बस नहीं सकता। इसी कारण कोई राजा अपने साम्राज्य विस्तार की लालसा से यहाँ पहुंच भी जाता तो शासन करना उसके बस की बात न थी और कोई लुटेरा भी उसे लूट ही सकता था। वहां रहना उसके लिए भी संभव नहीं था। यह स्वतंत्रता स्पीति को प्रकृति ने ही सिरजी है। सिरजी से तात्पर्य है सृजन करना या रचना करना। और अभिशाप इसलिए कि यहाँ के निवासी कठोर जीवन शैली व नित नवीन विपदाओं से जूझते रहते हैं। बच्चों, हाड़ कपाने वाली सर्दी, ऑक्सीजन की कमी, खाद्यान्नों की कमी, यह सब बाधाएं होते हुए भी यहाँ का निवासी यहाँ इन विपदाओं के बीच अपना बसेरा बनाए हुए हैं। स्पीति को लूटने जब भी कोई आया, स्पीतिवासी उसका प्रतिकार नहीं करते। प्रतिकार नहीं करना मतलब अपने बचाव का प्रयास ही नहीं करना, उल्टा घर छोड़कर भाग जाते। उनके पास भाग जाने के अलावा और कोई रास्ता ही क्या है? इतनी कम संख्या व साधनों की कमी कि लुटेरों का मुकाबला कर ही नहीं सकते। जोरावर सिंह के आक्रमण के समय भी यही हुआ। प्रतिकार की उपेक्षा करने के कारण ही जोरावर सिंह वहां के बौद्ध विहारों को नष्ट कर पाया और वहां की संपदा को लूटकर चला गया। वर्तमान में भी कभी मार्ग निर्माण आदि कार्यों के लिए वहां जब डायनामाइट का विस्फोट किया जाता है तो वहां का भोला मानव डरकर आंखें बंद कर लेता है, दुबक कर बैठ जाता है। वह धमाका गुजर जाता है तो फिर डरते डरते आंखें खोलता है। इतनी मासूमियत दुनिया में कम ही देखने को मिलती है जितनी यहाँ के वासियों में। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं जोरावर सिंह की, जिसका जिक्र मैंने अभी अभी किया था। कौन था ये लुटेरा? सुनिए। अंग्रेजों के शासन से पहले भारत छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। राजा गुलाब सिंह उस समय कश्मीर के राजा थे और उनका जाबाज सेनापति था जोरावर सिंह। इसी जोरावर सिंह ने स्पीति को लूटकर इसका शासन गुलाब सिंह को संभला दिया। जोरावर सिंह की मृत्यु के बाद राजा गुलाब सिंह ने सन 1846 में स्पीति को अंग्रेजों को सौंप दिया। ब्रिटिश सरकार द्वारा सन 1847 में से कांगड़ा जिले में शामिल कर दिया गया तथा सन 1873 में स्पीति को एक विशेष क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया। आजाद हिंदुस्तान में सन 1960 में लाहौल स्पीति पंजाब प्रांत का जिला बनाया गया और जब सन 1966 में हिमाचल प्रदेश नया राज्य बना तो लाहौल स्पीति को इसमें शामिल कर दिया गया। तब से स्पीति हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत ही आता है। बच्चों, प्रारंभिक वर्णन से आप स्पीति के भौगोलिक स्वरूप से परिचित हो ही चुके हैं, तो अब बात करते हैं इसकी भौगोलिक सीमाओं की, पर्वत श्रृंखलाओं की, वनस्पति की, नदियों की। स्पीति चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा है, जिसकी समुद्री सतह से औसत ऊंचाई लगभग 13,000 फीट है। ये पहाड़ियां वनस्पति से रहित और अत्यधिक ऊंची हैं। वनस्पति के अभाव में न इन पर्वतों पर पक्षियों की चहचहाहट है, न पत्तों की अटखेलियां, न ही यहाँ फूल खिलते हैं और न ही उनकी गंध से वातावरण सुगंधित रहता है। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ वसंत ऋतु तो आती है, लेकिन वैसी नहीं जैसी हमारे यहाँ। स्पीति चारों ओर से वनस्पति रहित, नग्न, विशाल, शांत पर्वतों के उन्नत शिखरों से घिरा हुआ है। ये पहाड़ इसे पूर्व में तिब्बत से, पश्चिम में लाहौल से, दक्षिण में किन्नौर से
व उत्तर में लद्दाख से अलग करते हैं। स्पीति की मुख्य नदी घाटी स्पीति नदी घाटी ही है। स्पीति नदी तिब्बत की ओर से स्पीति में प्रवेश करती है और दक्षिण में किन्नौर से होकर सतलज में मिल जाती है। बच्चों, लेखक को इस नदी घाटी का क्षेत्र सबसे अधिक प्रिय है। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि यही वह क्षेत्र है जहां स्पीति की सर्वाधिक आबादी निवास करती है। यहाँ अन्य नदी घाटियां भी हैं, जैसे पिन नदी घाटी, परंतु ये सभी नदी घाटियां बेहद व वीरान पड़ी हुई हैं। स्पीति के दक्षिणी भाग में स्थित पर्वत श्रेणी माने पर्वत श्रेणी के नाम से जानी जाती है। इसका यह नाम शायद बौद्ध धर्म के बीज मंत्र माने मंत्र के नाम पर ही पड़ा होगा। यहाँ के धार्मिक स्थलों की बात करें तो यह बौद्ध धर्म का केंद्र है, इसलिए यहाँ बौद्ध मठों की अधिकता है, जो अपने आप में हजारों वर्षों का इतिहास समेटे हुए हैं। लेखक का ऐसा मानना है कि माने मंत्रों के निरंतर जाप के कारण ये पर्वत श्रृंखलाएं उदास हो गई हैं और वो देश की युवा पीढ़ी से अपील करता है कि वे पर्यटन के लिए स्पीति आएं और अपने यौवन के उल्लास से माने श्रृंखला में व्याप्त उदासी व नीरसता में रस का संचार करें। वृद्ध लामाओं के साधक मंत्रों से अभिषिक्त ये श्रृंखलाएं प्रतीक्षा कर रही है युवा पीढ़ी की खिलखिलाहट की, जिससे स्पीति में उत्साह, उमंग और ताजगी का संचार हो पाए। कहने का तात्पर्य है कि स्पीति में पर्यटन व पर्यटक यहाँ की जनता को विभिन्न संस्कृतियों को जानने का मौका देंगे और उनकी उदास व एक रास्ता वाली दिनचर्या को नई उम्मीदों से भर देंगे। साथ ही स्पीति में व्यापारियों को भी व्यापार के लिए नई दिशा मिल जाएगी। बच्चों, सन 2001 की जनगणना के अनुसार लाहौल जिले का क्षेत्रफल 12,310 वर्ग किलोमीटर था, जिसमें लगभग 34,000 जनसंख्या निवास करती थी। उसमें स्पीति का जनघनत्व 4 व्यक्ति प्रति वर्ग मील से भी कम था। स्पीति वासियों की परिस्थितियां इतनी विपरीत हैं कि लेखक आश्चर्य करता है कि वे लोग यहाँ रह कैसे रहे हैं। फिर लेखक सहसा कह उठता है कि जिस देश में जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि अगर ऐसे कहा जाता है, अर्थात जहाँ जन्मभूमि को माता से तथा स्वर्ग से भी ऊंचा दर्जा दिया जाता है, यह उसी भारत के निवासी तो है। शायद अपने धर्म की रक्षा और मातृभूमि का मोह उन्हें वहीं रोके हुए है। बच्चों, स्पीति एक ठंडा मरुस्थल है। यहाँ वर्ष भर में केवल 2 ही ऋतुएं होती हैं, जून से सितंबर तक वसंत ऋतु तथा शेष महीनों में शीत ऋतु। स्पीति इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि मानसून यहाँ पहुंच ही नहीं सकता, इसीलिए वर्षा ऋतु की तो यहाँ केवल कल्पना ही की जा सकती है। बारिश तो यहाँ संयोग मात्र है, वह भी तब होता है जब कोई भूला बिसरा बादल रूपी बटोही यहाँ पहुंच जाए और बरस जाए। महाकवि कालिदास, जिन्हें संस्कृत साहित्य में वर्षा ऋतु के वर्णन के लिए उच्च स्थान प्राप्त है, अगर वह भी इस प्रदेश में आ जाए तो उन्हें अपनी पावस प्रिया से बिछोह ही भोगना पड़ेगा। और पंत जी जो कहते हैं पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, यह कहकर पहाड़ों में वर्षा के सौंदर्य की अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं, उन्हें भी यहाँ निराशा ही हाथ लगेगी। जिन बारिश की बूंदों से हमारा मन मयूर नाचने लगता है, वह वर्षा यहाँ के निवासियों के लिए संवेदना का अंग है ही नहीं। लेकिन हाँ, हम वर्षा को यहाँ त्योहार जरूर कह सकते हैं। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ 2 ही ऋतुएं होती है। शीत में तो यह सारा प्रदेश बर्फीली चादर ओढ़ लेता है, तो कृषि के लिए इनके पास केवल वसंत ऋतु के 4-5 माह ही होते हैं, जिसमें केवल एक ही फसल पूरी तरह से तैयार हो सकती है। इसलिए यहाँ केवल रबी की फसल की कुछ उपजें होती हैं, जिनमें जौ, गेहूं, सरसों, मटर प्रमुख है। शीत ऋतु में तो स्पीति का संपर्क प्राय सभी स्थानों से टूट जाता है। केवल जिले के मुख्यालय केलंग से स्पीति तहसील के मुख्यालय काजा तक वायरलेस के माध्यम से संपर्क स्थापित किया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में एक स्थानीय शासक, जिसे नोनो कहते हैं, वहां का कार्यभार संभालता है तथा नोनो की अनुपस्थिति में उसकी पत्नी दमयंती वहां का शासन संभालती है। बच्चों, अब बात करते हैं स्पीति के वर्तमान की। आप सभी जानते हैं, विज्ञान के इस नवीन युग में जब सृष्टि के अन्य ग्रहों तक मानव की पहुंच स्थापित हो चुकी है, तो स्पीति इससे अछूता कैसे रह सकता है। इस अध्याय को लिखे दशकों गुजर चुके हैं और आज की परिस्थितियों में कई बदलाव आ चुके हैं।
आज स्पीति से आसानी से संपर्क साधा जा सकता है और वो बड़ा पर्यटन स्थल बन चुका है। इसकी बर्फीली वादियां हिंदी फिल्म जगत के आकर्षण का केंद्र बन चुकी हैं और कई हिंदी फिल्म निर्माता यहाँ शूटिंग के लिए आ चुके हैं। हाल ही का एक प्रसिद्ध देशभक्ति गीत जिसे आपने जरूर सुना होगा, तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुलबणकी में खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरजू। अपने विद्यालय में आपने इस पर नृत्य भी जरूर किया होगा। बच्चों, यह गीत है केसरी फिल्म का, जिसकी शूटिंग स्पीति में ही हुई है और फिल्म के नायक हैं, बताइए कौन? बिल्कुल सही, अक्षय कुमार। लेखक अध्याय के अंत में ऐसी सुखद घटना को इंगित करता है जो स्पीति वासियों के लिए उत्सव का विषय है। जब लेखक काजा में अपने डाक बंगले पर सोने की तैयारी करता है, तभी वह देखता है उसके कमरे की खिड़कियां खड़खड़ाने लगती है। हवा ऐसे चल रही है मानो हजारों नगाड़ों पर एक साथ थापे पड़ रही हो। लेखक देखने का प्रयास भी करता है, पर एक बर्फीला हवा का झोंका उसे खिड़की बंद करने को विवश कर देता है। बारिश और बर्फीली हवा के कारण सर्दी बढ़ जाने से लेखक दुबककर सो जाता है और जब वह सुबह उठता है तो देखता है कि स्पीति वासी उसी त्योहार को मना रहे हैं जिसे हमारे यहाँ बरखा कहते हैं। इस क्षेत्र के निवासी पर्यटकों के आने को शुभ अशुभ संकेतों से जोड़ते हैं। उसने लोगों को कहते सुना कि उनका स्पीति आना उनके लिए शुभ संकेत है, क्योंकि बहुत दिनों बाद स्पीति में बारिश हुई है। इस प्रकार अध्याय की समाप्ति होती है मंगल प्रदायिनी वर्षा के साथ और लेखक और पाठक दोनों का हृदय एक साथ कह उठता है, स्पीति में बारिश। धन्यवाद।